Hello friends, welcome back to our channel Literary Freaks. I am Sejal Kokia and today we'll be doing poem Dust of Snow written by Robert Frost, and this poem is also included in the syllabus of class 10th CBSE, and it's the first poem of the textbook First Flight. So before we proceed towards the poem, let's read something about Robert Frost. So Robert Frost, his full name was Robert Lee Frost, born on March 26, 1874 in San Francisco in California, US. Died in January 29, 1963 in Boston, Massachusetts. And he was an American poet. He was much admired for his depictions of the rural life of New England and his command of American colloquial speech. Colloquial is conversational, day-to-day routine language. And his realistic verse portraying ordinary people in everyday situations. So his mostly works, they portrayed ordinary people in everyday situations. So he used to write poems about ordinary people, and his most famous poems are The Gift Outright, Stopping by Woods on a Snowy Evening, Birches, Mending Wall, The Road Not Taken, that you have started in class 9th, and Nothing Gold Can Stay. So this Dust of Snow, this poem is just of 2 stanzas. It's very short, and it has got the beauty of a miniature painting. I mean, it's discussing about a landscape, and it's all about a snow-laden hemlock tree, and with a crow flying out of it and then scattering the soft snow all over the poet who is passing by under the tree, and which makes a perfect balance and complete winter landscape. So I mean, it's depicting a kind of scenery. So poem एक तरह की scenery depict करती है. Also सीनरी के साथ साथ इस पोएम में सिम्बलिज्म भी है. सिम्बलिज्म भी हमें नज़र आता है काफ़ी हद तक. लेट्स सी. तो सिर्फ 2 स्टैंजा है पोएम में. द फर्स्ट स्टैंजा सेज, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री. सो इन दिस स्टैंजा पोएट नरेट करते हैं अपना कॉन्टैक्ट नेचर के साथ, कि कैसे उनके ऊपर स्नो फ्लेक्स गिरते हैं एक ट्री से. तो पोएट जो है वो पास कर रहे थे एक हेमलॉक ट्री से, और वहाँ से हेमलॉक ट्री के पास एक क्रो जो है वो इस ट्री पर बैठा था, और वो इस तरीके से मूव कर रहा था कि उसके मूव करने के तरीके से जो स्नो फ्लेक्स थे वो पोएट के ऊपर गिर गए. और इसके बाद हम देख सकते हैं कि इतना सिग्निफिकेंटली पोएट ने एक नेचर की साइड को प्रेजेंट करने के लिए पॉइजनस ट्री, हेमलॉक ट्री इज़ वेरी वेनेमस, पॉइजनस ट्री, उसको यहाँ पर प्रेजेंट किया है इंस्टेड ऑफ ओक और मेपल ट्री और पाइन्स उसकी जगह पे. सिमिलरली उन्होंने क्रो को चूज़ किया है, जबकि क्रो एक डार्क बर्ड है. इट रिप्रेजेंट्स डार्कनेस, हार्शनेस. एंड पोएट ने नाइटिंगेल या कुकू बर्ड को चूज़ नहीं किया. सो हमें ये पता लगता है इससे जो सीज़न है वो स्प्रिंग या समर का नहीं है, बट स्नोई और विंटर सीज़न है, क्योंकि स्नोफ्लेक्स की बात हो रही है. और जो क्रो है और जो स्नो है, जो हेमलॉक ट्री है, वो नेचर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और ये तीनों ही सिंबल्स मैंने आपको बताया इस पोएम में सिंबलिज्म है. तो फर्स्ट स्टैंजा में ये 3 सिंबल्स हैं, क्रो, स्नो और हेमलॉक ट्री, जो हमें हार्शनेस, हमें डिपिक्शन दे रहे हैं डेथ की. दे आर सिंबलाइजिंग डेथ. द क्रोइंग ऑफ अ क्रो इज़ रिगार्डेड एज अ बैड ओमीन. हम भी जानते हैं कि जो कौवे की आवाज़ होती है उसको एक बैड ओमीन, बैड साइन माना जाता है. हेमलॉक ट्री वो तो वैसी पॉइजनस होती है, तो इट स्टैंड्स फॉर डेथ. और जो स्नो है, स्नो भी हमें बैरननेस, बैरननेस क्या होता है, बंजर, बंजर हमें उसमें जो है सिंबलाइज किया गया है. लैक ऑफ लाइफ विच इज़ लाइफलेस, राइट. तो ये 3 सिंबल से पोएट क्या बताना चाहते हैं इस पोएम में, कि वो डिप्रेस्ड है, उनका मूड ठीक नहीं है. तो वो इस पर एम्फेसाइज कर रहे हैं, इस पर जोर डालकर बता रहे हैं कि हिज मूड इज डिप्रेस्ड. सो सेकेंड स्टैंजा, has given my heart a change of mood and set some part of a day I had rued. So second stanza में पोइट रिवील करते हैं कि उनका कॉन्टैक्ट जो है नेचर से कितना इफ़ेक्टिव है और कितना सूदिंग है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सैड थे, बहुत दुखी थे. तो जैसे ही जो स्नो के पार्टिकल्स हैं वो पोइट के ऊपर गिरते हैं जब वो हेमलॉक ट्री से पास कर रहे थे, तो उनके मूड में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आता है, ट्रांसफॉर्मेशन होती है. वो एक ग्लूमी और फाउल मूड में थे, आई मीन बैड मूड में पूरा दिन. और उस पूरे मूड की वजह से उनके दिन का काफ़ी हिस्सा ख़राब भी हो गया था.
पर जैसे वो इस नेचर की गोद में आते हैं, वो इस नेचर के कंटैक्ट में आते हैं, उन्होंने अपना बाकी का दिन बहुत खुशी से बिताया, क्योंकि उनको लगता है कि स्नो अभी मैंने आपको बताया जो कि लाइफलेसनेस डिपिक्ट करती है, वो भी किसी के मूड को कम्प्लीटली चेंज कर सकती है, किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। तो एक अनयूजुअल इमेजरी है। आप देख रहे हैं कि जो क्रो हमने भी बताया एक हार्श बर्ड है, स्नो जो है बैरननेस रिप्रेजेंट करती है, हेमलॉक ट्री वेनमस है, पॉइजनस है, जहरीली है। लेकिन पोएट ने क्या किया, इन तीनों नेगेटिव सिंबल्स को पॉजिटिव सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसने इन तीनों नेगेटिव सिंबल्स को इफ़ेक्टिव और प्लेजेंट सिंबल्स में बदल दिया, जिसमें वो क्या मैसेज दे रहे हैं कि इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में भी जिनको हम नेगेटिव समझते हैं, उनके अंदर भी पावर है कि अगर एक पर्सन के हिम्मत टूटी हुई है, उसके स्पिरिट्स जो है वो ड्रूप्ड है, तो उनको खड़ा करने की, अपलिफ्ट करने की हिम्मत नेगेटिव चीज़ों में भी है। सो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ आई। मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसे समझाने की कोशिश की है। इस पोएम का एनालिसिस यानी कि टाइटल, जस्टिफिकेशन, थीम, मैसेज, इसमें क्या क्या पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, वो मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगी। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं अपलोड करती हूँ आपको साथ ही पता लग जाए। सो हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।